नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में फिर हम लेकर आए हैं कुछ अहम मुद्दे जिन पर हम अपने संवाददाताओं से मौजूदा हकीकत जानेंगे। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। बता दें आपको कि तड़के सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने सदैव अटल में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इससे पहले कांग्रेस नेता ने शांतिवन पहुंचकर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और अपने पिता राजीव गांधी के समाधि स्थल पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब आपको ये बता दें कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। शनिवार को यात्रा ने हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश किया और इस दौरान हजारों कार्यकर्ता भी शामिल रहे। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 98वें जन्म दिवस पर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंच सके। आज सुबह पहुंचकर राहुल गांधी ने सभी महापुरुषों को याद कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की, जो कि वो लाल किले से दिया गया था। और इस बीच काफी कुछ बयानबाजी भी हुई है, वो आपको आइए सुनवाते हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो सभी वो समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, तो वहां किस तरीके से उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पहली तस्वीर राजघाट से है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने अपना शीश झुकाकर नमन किया है। उसके बाद वो सदैव अटल जो है पहुंचे, वहां पर उन्होंने समाधि स्थल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर वो शांतिवन के लिए रवाना हुए और शांतिवन पहुंचकर भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। फिर वो शक्ति स्थल पहुंचे और उसके बाद वीर भूमि वो पहुंचे और फिर आखिरी में किसान घाट पर पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और हमारे साथ चर्चा के लिए शुभम तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि शुभम, राहुल गांधी की यात्रा जो है दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और उनके प्रवेश करने से ही सियासत भी गर्मा गई है। और अब उन्होंने एक दिन लेट सही, लेकिन सभी जो है शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है देश के उन दिग्गजों को जो हमारे बीच नहीं है। हाँ, पहली कल सुबह ये हुआ कि जिस दिन यात्रा दिल्ली में आई उसी दिन ये तय कार्यक्रम था कि यात्रा लाल किला से पहले राजघाट जाएगी और वो तमाम महापुरुषों को नमन करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। और कल चूंकि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, तो इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि वो सदैव अटल पे जाएंगे और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन वो निजी कार्यक्रम के कारण नहीं जा पाए। जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर जानकारी दी। इसके बाद से बीजेपी ने तमाम बयानबाजी की। इसके बाद आप आज देखिए तो तड़के सुबह वो राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, नेहरू जी को शांतिवन पहुंचे, फिर इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी शक्ति स्थल पहुंचे, उसके बाद वो वीर भूमि पहुंचे। इस तरह से तमाम, और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पहली बार बीजेपी के बड़े नेता के समाधि स्थल पर पहुंचा है, तो ये एक बड़ी बात थी और ये एक संदेश देने की कोशिश थी। आप देखेंगी तो लाल किले के जो उनका उद्बोधन था राहुल गांधी का, उन्होंने कहा था कि हमसे बीजेपी नफरत करती है, तमाम आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी के लिए हमारे दिल में कहीं खेद, कहीं कोई नफरत नहीं है। तो शुभम, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है राहुल गांधी का, अगर आज के पूरे दिन की बात की जाए तो? आज पूरे दिन वो स्थल करें, वो दौरों का क्या कहते हैं, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद वो दिल्ली में ही रहेंगे। उनका कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल वो अभी यात्रा स्थगित हुई है। तो वो आगे की यात्रा कैसी होगी, और वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से आज मीटिंग करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो फरवरी में रायपुर में एक और अधिवेशन रखा गया कांग्रेस का, जिसमें ये तय होगा कि इस यात्रा के क्या राजनीतिक फायदे हुए, क्या घाटा हुआ। तो इसलिए इस तरीके से वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से शाम में बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद वो आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे उन लोगों के साथ। जी,
और शुभम, जिस तरीके से इस यात्रा को लेकर जैसे ही ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने ही वाली थी, कोरोना का संकट यात्रा पर मंडराने लगा। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इस पर आक्रामक तरीके से खुद मनसुख मंडाविया पर ही आरोप लगा दिया गया है कि जानबूझकर इस यात्रा को टारगेट किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा को लेकर आगे की रणनीति कैसी रहने वाली है, क्या इसके बारे में कोई आपके पास जानकारी है? यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा है कि हम यात्रा को स्थगित नहीं करेंगे। आप देखेंगे तो जिस दिन चिट्ठी आई उसी दिन हरियाणा के मेवात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये सीधे तौर पे कहा कि सरकार यात्रा से घबरा गई है और इसको रोकने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद से देखिए तमाम कांग्रेसी नेता ये कहते हुए उतर आए कि हमारी यात्रा और तुम्हारी यात्रा में कोरोना नहीं है तो हमारी यात्रा में कैसे हो सकता है। और आप मतलब सारे कांग्रेसी नेता यही एक ढोल बजाने लगे कि बीजेपी अपनी यात्रा पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है और केवल हमारे यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से कोरोना गाइडलाइन को लेके और आक्रामक हो गई। राहुल गांधी के बयान के बाद से ही कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक हो गई और उसके बड़े नेता सीधे तौर पे ये कहते नजर आए कि यात्रा किसी तरीके से रुकेगी नहीं। जो जिस तरीके का लेटर जारी किया था स्वास्थ्य मंत्रालय ने, कहा था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं, तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं कि सारे जो नियम कायदे कानून सरकार ने बनाए हैं उन सारे नियम कायदे कानून के अंतर्गत कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत ही यात्रा चलेगी, लेकिन यात्रा स्थगित करने का अभी तक कोई सूचना नहीं है। और कांग्रेसी ये कहते हैं कि यात्रा बहुत सफल है, सरकार घबरा के इसको रोकने का प्रयास कर रही है। तो शुभम, आगे आने वाले दिनों में यानी यात्रा को एक बार फिर से ऐसे ही तेजी के साथ देखा जाएगा। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की, क्या इस दौरान उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है? हाँ, उन्होंने अटल जी की यात्रा के बाद उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अटल जी सबके हैं और अटल जी सबसे बड़ी बात है कि भारत रत्न है और भारत का पीएम किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है। इसीलिए हम देश के पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। और बीजेपी जिस तरीके से, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी तमाम पुराने कांग्रेसियों को वो एक दूसरे नजरिए से देखती है। कहती है कि नेहरू ने ये किया या इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और चीन युद्ध नेहरू हार गए या राजीव गांधी को फोर्स घोटाला किए। इस हमले लगातार वो हमले करती रही, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि हम अपने पुराने नेताओं को या वो बीजेपी के ही नेता हो, लाख राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन हम वो पीएम है तो वो देश के पीएम है और हम उनका सम्मान करते हैं। तो शुभम, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति में किसी तरह का बदलाव किया है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की शहीद स्मारक पर वो पहुंचे हैं, राहुल गांधी श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया और अब इसी बात को लेकर भी सियासत और खिंच रही है। तो क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो एक ऐसे फ्रेम में खड़े होना चाहते हैं जहां पर वो ये दिखा रहे हैं कि अब बहुत न्यूट्रल है, जैसे कि हिमाचल में भी दिखाने की कोशिश की कि परिवारवाद से हटकर एक नया सीएम वहां पर बनाया गया। पार्टी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो भी एक नॉन गांधी बनाया गया है अध्यक्ष। तो अब जिस तरह की नई नई रणनीतियां यहाँ पर कांग्रेस अपना रही है, क्या लगता है 2024 में कितना असर डाल पाएगी? पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जो शुरू हुई है वो पहले बीजेपी ये कहती रही शुरुआत में कि राहुल गांधी के अंदर निरंतरता नहीं है, वो राजनीति में दूर दूर चले जाते हैं, 10 दिन राजनीति करते हैं फिर छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा यात्रा में ये कांग्रेस को फायदा मिला कि वो इस यात्रा में निरंतर रहे और बीजेपी को जो कहने का मौका नहीं मिला कि लेके चले गए। एक आदमी जो कांग्रेस का लाडला कहा जाता था, बीजेपी ने और खुद पीएम ने उनको युवराज कहा था, वो युवराज आज 100 दिनों से यात्रा कर रहा है। तो वो एक लोगों को मैसेज देने में कामयाब रही कांग्रेस की राहुल गांधी के अंदर निरंतरता है, वो राजनीति करते हैं लेकिन मीडिया या तमाम लोग उसको दिखाते नहीं है। पहली बात ये थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि पहले बीजेपी से लड़ने से पहले यूपीए को आप देखेंगे तो यूपीए की एक परंपरा रही है। आप देखेंगे जब साइनिंग इंडिया पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया तो यूपीए बना 2004 में। फिर कांग्रेस ने यूपीए की चेयरपर्सन को एक लेटर जारी होता है, उसमें एक लाइन का अध्यादेश जिसमें यह कहा जाता है कि यूपीए चेयरपर्सन ही तय करेगा कि पीएम कौन होगा। तो इस तरीके से मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया। तो फिर उसी यूपीए को वो ताकतवर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि पहले वो विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित होंगे फिर तो वो बीजेपी से लड़ाई करेंगे। और ये जनता के बीच में वो मैसेज दे रहा है कि बीजेपी से यदि लड़ने के लिए धरातल पे, जमीन पे, सड़क पे, संसद में कोई तैयार है तो वो कांग्रेस है
और यदि कांग्रेस को मजबूत करेंगे तभी विपक्ष मजबूत होगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी योजना है और कुछ हद तक ये सफल होती दिख भी रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी और जो यूपीए के पिछले हिस्से रहे थे वो इस यात्रा में जुड़ते आ रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला का भी बयान है कि वो भी कश्मीर में यात्रा में जुड़ेंगे। तो शुभम, क्या ये भी आगे देखा जा सकता है कि G20 यानी G20 में जो नेता चले गए थे कांग्रेस के, वो भी घर वापसी कर सकते हैं? राहुल की छवि क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी निखर कर आ रही है, जिस तरह से वो यात्रा को लीड कर रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है जो मनमुटाव आ गया था कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच वो कम होगा? आप देखेंगे तो जो G23 के बड़े नेता थे, जिसमें कपिल सिब्बल साहब थे और गुलाम नबी आजाद, ये दो नेता कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। जो तीसरे ताकतवर नेता के तौर पे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और आनंद शर्मा थे, जिन्होंने हिमाचल चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। भले जो प्रचार समिति थी उससे अलग हो गए, लेकिन उन्होंने वोटिंग के दिन ये कहा कि कांग्रेस हिमाचल में सरकार बना रही है। तो जो G20 के सबसे बड़े नेता थे आनंद शर्मा, जो भी कांग्रेस में है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के सीएम थे, या इससे बड़े एमपी में चले जाएंगे तो विवेक तन्खा थे, ये सारे लोग यात्रा के बाद से अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक स्थिर में गए हैं। और सबसे बड़ी बात है मनीष तिवारी का, जो कैप्टन अमरिंदर के सबसे करीबी माने जाते हैं, उन्हें देखिए तो चीन पे सबसे ज्यादा घेरा। तो इस तरीके से इन नेताओं के तमाम बयान, और जयराम रमेश का उन्होंने बयान भी दिया था कि आने वाले समय में G23 के नेता आपको कांग्रेस में ही दिखाई देंगे, और खड़गे उसी गुट के नेता माने भी जाते हैं। तो इस तरीके से उनको इसी आश्रय अध्यक्ष का पद दिया गया है कि वो तमाम पुराने कांग्रेसियों को समेट के फिर से कांग्रेस को धरातल पे मजबूत कर सके, जिससे कि 24 की लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। क्या लगता है ये जो तमाम प्रयास हैं वो काफी साबित होंगे 2024 के लिए? क्योंकि एक बड़ा चेहरा है सामने कांग्रेस के अभी भी, पीएम मोदी का, जो कि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि बीजेपी अब तक जो भी चुनाव लड़ रही है पीएम मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ा जाता है, फिर चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव क्यों ना हो। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बीजेपी से इस बड़े चेहरे के आश्रय वो कौन सा अपना बड़ा चेहरा देगी, या किस तरीके का संगठन देगी कि वो कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कि 2012 में आप चले जाइए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस समय बीजेपी में थोड़ी बहुत सुगबुगाहट शुरू हुई कि हो सकता है पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि 14 में चुनाव थे, 2 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और वो गुजरात से निकल के दिल्ली में आए और एक इतनी बड़ी लहर बनी जो कि सारे छत्रप से लेके राष्ट्रीय पार्टियां धराशायी हो गई। तो चुनाव में अभी 2 साल हैं। राहुल गांधी क्या इसी निरंतरता के साथ राजनीति में बने रहते हैं? यदि यात्राएं करेंगे, सभाएं करेंगे, जिस तरीके से वो पिछले 100 दिनों से सक्रिय है, यदि इस तरीके से वो सक्रिय रहते हैं तो आने वाले चुनाव में जीत हार होगी कि नहीं होगी ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुकाबला हो सकता है कांटे का। जिस तरीके से बीजेपी एक तरफा मुकाबला मान रही है, उस तरह से वो शायद ना हो पाए। तो शुभम, आज अगर समाधि स्थल की बात करें तो राहुल ने कई सारे समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की है। क्या उनके साथ और भी कोई वहां पर लोग थे? क्योंकि जैसे कि यात्रा पूरी दिल्ली आ चुकी है, तो अब से ये समझना चाहेंगे कि वहां पर और कौन कौन था और क्या मायने निकाले जाएं इसके। आप देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल थे और दिल्ली की जो टीम थी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसके तमाम बड़े नेता उनके साथ समाधि स्थलों पे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली में आने से पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस तो दिल्ली में है नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वजूद खत्म कर चुकी है। लेकिन आने से पहले या तमाम यात्रा में जो भीड़ दिखी वो उस पुराने कांग्रेसियों को फिर से जगा दी है और वो फिर से कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए हैं। आप देखेंगे तो उनकी यात्रा में उतनी भीड़, या उसके बाद एक नजरिया बदलने का, या आज जो यात्रा वो उन्होंने समाधि स्थलों का दौरा किया या श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इसमें तमाम वो बड़े नेता दिखाई दिए उनके साथ जो कि कांग्रेस के साथ पुराने समय में खड़े रहते, लेकिन अब धीरे धीरे कतराने लगे थे। उन कांग्रेसियों को उन्होंने समेटा है और जो यात्रा आगे 3 तारीख से शुरू होने वाली है, वो यात्रा आगे कांग्रेस को यहाँ मतलब स्थापित करेगी, वो आगे के यात्रा डिसाइड करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने कांग्रेसी जिनको लगता था कि कांग्रेस अब
बीजेपी को मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता में है। तो वो उन कांग्रेसियों को शायद वो विश्वास जगा पाए हैं कि नहीं, कांग्रेस लड़ सकती है और कांग्रेस की विचारधारा अभी भी जिंदा है और वो अपने लाइन पे आगे बढ़ रही है। चलिए शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं, ये राहुल गांधी की है जब वो समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और इसके बाद उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और अब एक बार फिर से वो अपनी यात्रा को शुरू करेंगे अगले साल 3 जनवरी से। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगला हमारा बड़ा मुद्दा आज का है कोरोना वायरस का खतरा। आपको यहाँ बता दें कि जिस खतरे की नई टिक शुरू हो चुकी है और इस नई टिक के बीच सियासी रैलियों और यात्राओं में भीड़ पर महासंग्राम छिड़ा है। शुरुआत राहुल गांधी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से लिखी गई एक चिट्ठी से हुई और बात अब आर पार की ललकार तक पहुंच गई है। सियासी सभाओं की भीड़ को तमाम दलों के जो नेता हैं और हमारी भीड़ और तुम्हारी भीड़ में इस चीज को बांट दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी यात्रा से कोविड नहीं फैलता तो हमारी यात्रा से कैसे फैलेगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सही कह रहा है या कौन गलत कह रहा है। आज केंद्र बिंदु में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोरोना से बचाव के एहतियात पर ही सियासत होगी तो फिर देश इसके सामूहिक तौर पर कैसे लड़ पाएगा। आज बात केंद्र बिंदु में बात राजनीति के विरोध वायरस की शुरू हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि लगातार चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तमाम संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए वो दिन याद आ जाते हैं जब कोरोना संक्रमण पहली बार उसकी दस्तक भारत में सुनाई दी थी और उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदली वो सबने देखा। और अभी भी इस बार जैसे ही चाइना में ये मामले बढ़े हैं उसके बाद जो भारत के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। और अनिल मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल से जानेंगे कि कोरोना के मद्देनजर वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि एक एडवाइजरी जारी हो चुकी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कि आने वाले समय में, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और कई ऐसे त्योहार आगे आने वाले हैं जिनको लेकर भीड़ इकट्ठा होने की यहाँ पर अंदेशा है और इसीलिए कोरोना के वहां पर क्या कुछ इंतजाम होंगे अयोध्या की अगर बात करें उसके लिए हम जानेंगे। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में इस वक्त क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं नए साल के लिए। देखिए, अगर कोरोना को लेकर अगर देखा जाए पूरे अयोध्या जनपद में तो कहीं भी ऐसा कुछ खास तैयारी देखी नहीं जा रही है। जो जैसे पहले चला था वैसे साफ देखा जा रहा है। कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिखा जो लगे कि कोई तैयारियां की जा रही है कोविड लेके, उसको रोकथाम को लेकर कोई तैयारियां। पर अनिल, एडवाइजरी जारी हो चुकी है केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बावजूद क्या लगता है, क्या वजह की तैयारियां वहां पर कुछ ऐसी नहीं हो रही है या कोरोना को लेकर लोगों में एहतियात नहीं बरती जा रही है? देखिए, बात अयोध्या तो मंदिर, मठ और शिवालयों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देश और विदेश के तमाम श्रद्धालु आते हैं, लेकिन भीड़ भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए कोविड को लेकर कोई यहाँ पर सजगता, कोई भी यहाँ पर सजगता नजर नहीं आ रही है। सारे लोग बगैर मास्क के आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई भी व्यवस्था कोविड को लेकर यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। जी तो अनिल, जब पुलिस कर्मियों से आपने अगर बात करनी चाहिए तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है कि क्यों वो पालन नहीं करा पा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का? जब पुलिस कर्मियों से बात की उन्होंने कहा जब कोई नहीं लगा तो हमें क्यों लगाएं, उनका ये कहना है। जबकि उनके जिम्मेदार जो है कतराते से नजर आए प्रश्नों पे। जी, ये है स्थिति यहाँ की। पर अनिल, अगर आगरा की बात की जाए तो ताजमहल में भी एंट्री पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहां राम मंदिर का क्या कुछ हाल है? वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे क्या इस तरह के कोई प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं या किसी तरह से एडवाइजरी जारी की गई हो, नियम उनको पालन करने के लिए कहा जा रहा हो वहां पर? देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं, जो खुद जिम्मेदार हैं, जो सजग है, उन्होंने मास्क लगा रखा है। बाकी जो ऐसे आ रहे हैं, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 100 में 95 लोग बगैर मास्क के, तो 5 लोग उसमें मास्क वाले जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की। ना ही कोई गाइडलाइन है, ना ही कोई उनको रोकने टोकने वाला है, ना ही कोई उसके यहाँ पे इंतजामात है जिससे ये लगे कि कोविड को लेकर यहाँ का प्रशासन सतर्क है। तो अनिल, क्या लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या उनमें सतर्कता है किसी तरह की? जिस तरह से खबरें भी लगातार आने लगी हैं कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और भारत में भी हो सकता है जल्द दस्तक दे, तो इसको लेकर लोगों में क्या किसी तरह की अवेयरनेस है? देखिए, इसको चाहे जागरूकता की कमी कही जाए या कहा जाए कि प्रशासन अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने यही बताया कि अभी तो कोरोना जैसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है, इस नाते भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। जब कभी वैसा कुछ आएगा तब मास्क देखा जाएगा, ये कहना है यहाँ के लोगों का। तो अनिल, खासतौर पर जो बाहर से यात्री वहां पहुंच रहे हैं या राम मंदिर के दर्शन के लिए अगर कोई विदेशी
एंटर करता है अयोध्या में, तो क्या उसके लिए कोई खास ऐसी व्यवस्था है वहां पर स्क्रीनिंग की या फिर टेस्टिंग की? नहीं, अभी तक जो देखा जा रहा है ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। हाँ, जो बाहर से आ रहे हैं वो खुद मास्क लगाए हुए आ रहे हैं, क्योंकि स्टेशनों पर देखा गया है जो भी आए हैं बाहर से या जो भी बस स्टॉप पे देखा गया है, जो बाहर से आ रहे हैं वो खुद ही मास्क लगा के आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं जिससे उनको ये हिदायत दी जाए कि आप मास्क लगा के आइए या कुछ उसकी व्यवस्था का हिस्सा बनिए। ऐसा अनिल, कुछ भी नजर नहीं आ रहा अगर है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है? क्या मामले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या फिर स्थिर बने हुए हैं? देखिए, अभी तक जो मामला अयोध्या का नजर आ रहा है कोई खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि टेस्टिंग भी नहीं हो रही है, तो कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर इसके केसेस आ रहे हैं। हाँ, अगर स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो डॉक्टर खुद मास्क नहीं लगाए देखे जा रहे हैं, वो खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ या उनके जो उच्च अधिकारी हो, सारे लोग खुद बिना मास्क के बैठे रहते हैं और ऐसे ही पेशेंट को देखा करते हैं। यह स्थिति इस अयोध्या जनपद की। और अनिल, अगर टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण का क्या कुछ स्तर है वहां पर? नहीं, टीकाकरण तो लगभग फिलहाल ठीक है अयोध्या का, क्योंकि जिस तरह से तेजी से टीकाकरण हुआ था उसको देखते हुए काफी हद तक टीकाकरण हो गया था। अब आगे की क्या स्थिति है उसको अब प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। अनिल, अब एक नई जो है वैक्सीन की यहाँ पर बात की जा रही है, नेजल वैक्सीन की, इनोवैक करके, तो उसको लेकर जनता में क्या प्रतिक्रिया है, क्या अवेयरनेस है, क्या उन्हें इस बारे में पता है? क्योंकि अब जिस तरह से शोध सामने आ रहे हैं, ये काफी प्रभावी वैक्सीन भी बताई जा रही है। नहीं, जनता में जागरूकता है उसको कोविड को लेके कि अब से संक्रमित होने पर जो भी उसके टीका है तो सभी टीके को लगवाने का काम कर रहे हैं वो, और जागरूकता भी देखी जा रही है। कहीं से भी यहाँ के लोग जो स्थानीय हैं वो कोताही नहीं बरत रहे हैं। यह है स्थिति यहाँ की। तो अनिल, बूस्टर डोज के बारे में अगर बात करें तो क्या लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है? क्योंकि 2 वैक्सीन की डोज तो ज्यादातर लोग लगवा चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं लगवाई है। हाँ, बूस्टर डोज को लेकर अभी थोड़ा जागरूकता कम है लोगों में। शायद ये जिम्मेदारों की नाकामयाबी कही जाएगी कि वो सारे मैसेज जो उसको जानकारियां हैं लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, जिससे रुझान उनका बूस्टर डोज की तरफ हो। ये यहाँ के जिम्मेदारों की निष्क्रियता कही जाएगी। तो अनिल, ऐसे में विधायक और जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, तो क्या वो पहुंच रहे हैं? इस तरह की जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ तो प्रशासन ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है कि सतर्कता बरते, लेकिन लोगों में कोई जागरूकता ही नहीं है, किसी तरह का नियम पालन करने का कोई डर नहीं है उनके अंदर। नहीं, यहाँ के अगर नेताओं की बात की जाए तो सब भाषण तक सीमित हैं और हवाई जुमलेबाजी तक सीमित हैं। इस मामले में कोई भी तक मुझे एक्टिव नजर नहीं आया, क्योंकि सारे हॉस्पिटल जो है जिले के हर जगह विजिट किया गया, हर जगह देखा गया। जब डॉक्टर खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो कैसे उम्मीद किया जाए कि यहाँ की जनता, यहाँ के जो आम ग्रामीण हैं वो उसका पालन करेंगे? और जो यहाँ के नेता टाइप के लोग हैं, जो समाज सेवी, वो खुद इस मामले को लेकर अभी सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। आखिर क्या इसकी वजह है तो वही जाने। लेकिन हाँ, धरातल पे जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोविड को लेकर कोई भी यहाँ पर तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। तो अनिल, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, क्या उनसे आपकी कोई बात हो पाई है? क्या उनके पास कोई एडवाइजरी पहुंची है? क्यों वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? कोई ऐसा बड़ा कारण सामने आया है? नहीं, इसके लिए जो यहाँ के कप्तान है उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन लगातार ना स्टेबल जा रहा था, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, जिम्मेदारों जब बात किया गया इस मामले में तो कतराते से नजर आए, कोई भी वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। पर अनिल, अब देखा जाए तो नए साल का जश्न करीब आ रहा है, कई लोग, कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अयोध्या की ओर रुख करेंगे, और भी आगे कई त्योहार हैं, जनवरी का पूरा महीना पड़ा है, बैसाखी और कई ऐसे त्योहार हैं, तो इनको लेकर भीड़ इकट्ठा जरूर होगी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या रुख है, क्या रवैया है इसको लेकर? क्या आने वाले दिनों में कोई तैयारी देखने को मिल सकती है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या धार्मिक नगरी है और हमेशा से यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि देश और विदेश के तमाम श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं। ऐसे में भीड़ का होना लाजमी है, बहुत ही भीड़ होती है। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार, आखिर क्या इनके सामने मजबूरी है, क्या वजह है जो अभी वो निश्चित करा रहे हैं? शायद उनको किसी बड़े हादसे का इंतजार है या किसी बड़ी घटना का इंतजार है, जो लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। यहाँ पर अभी तक धरातल पे सारी की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हैं। योगी के फरमान को ही यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। ये स्थिति यहाँ की। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराना शुरू हो चुका है, और इस बीच नए साल का जश्न भी करीब है, और नए साल के बाद भी नए त्योहार जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन इस बीच अब प्रशासन, अयोध्या की अगर बात की जाए
तो अयोध्या में इस वक्त जो है किसी भी तरह के कानून का पालन नहीं हो रहा है। प्रोटोकॉल का जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लोगों में किसी तरह का डर नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई संक्रमण का खतरा नहीं उन्हें महसूस हुआ है, इसलिए ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्क्रीनिंग पर जोर जरूर दिया गया है। टेस्टिंग के लिए उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं। और आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे यही कहेंगे कि कोरोना को हल्का मत समझिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और 2 गज दूरी अभी भी है जरूरी।